हेलो दोस्तों, मैं हूं यशवी सिंह और स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे से चैनल शिवा साइंस क्लासेज में। दोस्तों, कहते हैं कि सफलता मन की एक अवस्था है। सक्सेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड इफ यू वांट सक्सेस। यदि आप सफल होना चाहते हैं, स्टार्ट थिंकिंग योरसेल्फ एज अ सक्सेसफुल और आप सफल होंगे। तो यहाँ पर आज हम फिर से सीखने वाले हैं ब्लड टॉपिक। ब्लड का पहला जो पार्ट था उसमें हमने ब्लड की कुछ बेसिक जानकारियों को बताया था कि ब्लड क्या होता है, उसे में क्या क्या पाया जाता है। इन सारी बातों को हमने पार्ट 1 में सीखा था। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है, वीडियो के प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा और वहां से आप चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो जहां तक हमने बता दिया था उसके आगे हम कुछ सीखने वाले हैं। तो भैया, ब्लड टॉपिक है। ब्लड के 2 भाग हैं। यहाँ पर हम एक एक बात को सीखेंगे बहुत ही आसान भाषा में, जिससे आपको समझ में आए। आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और वादा करते हैं आपको एक एक बात समझ में आएगी कि ब्लड वास्तव में होता क्या है। तो ब्लड में पहला भाग हमने प्लाज्मा का लिखा, ब्रैकेट में लिखा है 60%। मतलब प्लाज्मा हमारे रुधिर में, हमारे ब्लड में 60% भाग बनाता है, प्लाज्मा का होता है। और भैया रुधिराणु 40% होता है। प्लाज्मा में 2 चीजें पाई जाती हैं, ध्यान से देखना। फाइब्रिनोजेन, क्या है भैया? फाइब्रिनोजेन है और आपका प्रोथ्रोम्बिन है। यहाँ पे हमने लिख रखा है कि यह ब्लड को गाढ़ा रखते हैं और इनकी कमी से रक्त पतला एवं हल्का पीला हो जाता है। एक तरह से कहें तो ये फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन जो है वो ब्लड को जमाता है। क्या करता है? ब्लड को गाढ़ा करता है या ब्लड को जमता है। जब अभी हम आगे पढ़ेंगे इसी में, जब ब्लड जमने लगता है भैया, ब्लड जैसे मान लीजिए आपके हाथ में चोट लग गई तो ब्लड बहने लगता है। उस कंडीशन में ब्लड को जमाने का कार्य करता है फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। ये हमारे ब्लड के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन जब तक ये शरीर के अंदर रहते हैं ये ब्लड को जमने नहीं देते हैं। अब आप बोलेंगे सर, अगर ये फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन ब्लड में पाए जाते हैं और ब्लड को जमा देते हैं तब तो शरीर के अंदर भी ब्लड जम जाएगा। वो हम आगे सीखेंगे कि किस कारण से प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन जो है प्रोटीन, वो ब्लड को जमने नहीं देता है या ब्लड नहीं जमा पाता है। उसका रीजन क्या है आगे समझेंगे। यहाँ पर सिर्फ इतना समझना है कि फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन जो है वो ब्लड को गाढ़ा रखते हैं और इनकी कमी होने से रक्त पतला हो जाता है और हल्का पीला हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं रुधिराणु की। रुधिराणु हमारे ब्लड का 40% भाग बनाता है। इसमें 3 बातें आती हैं। एक आता है आरबीसी, इसका आप नाम जानते होंगे, रेड ब्लड कार्सेल्स भी बोलते हैं और रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, जिसे हिंदी में लाल रुधिर कणिका कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? लाल रुधिर कणिका बोलते हैं। और साइंस की लैंग्वेज में इसका नाम है एरिथ्रोसाइड, एरिथ्रोसाइड। और डब्ल्यूबीसी क्या है? डब्ल्यूबीसी जो है इसे हम ल्यूकोसाइड कहते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे व्हाइट ब्लड सेल्स या फिर श्वेत रुधिर कणिकाएं। और ये प्लेटलेट्स, ये 3 भाग है। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। प्लेटलेट्स की कमी हो, डेंगू की बीमारी में प्लेटलेट्स घट जाती है। इनकी संख्या देख लेते हैं तो जो हमारा आरबीसी है उसकी संख्या हमारे ब्लड में 50 लाख होती है। अवधि 120 दिन की होती है। 120 दिन बाद ये नष्ट हो जाते हैं और फिर से नए आरबीसी का निर्माण होता है। इनको मारता कौन है भैया? प्लीहा मारता है। अच्छा, प्लीहा क्या है? हमने कल की वीडियो में बताया था कि प्लीहा को स्टोर होता है ब्लड। प्लीहा वो स्थान है जहां ब्लड स्टोर होता है और प्लीहा को ही ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। तो प्लीहा ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है और प्लीहा ही इस आरबीसी को नष्ट करने का कार्य करता है। आरबीसी हो गया। अब हम देखते हैं डब्ल्यूबीसी। अभी हम इसके विषय में विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन अभी भाग कौन कौन से हैं वो समझ लेते हैं। भैया डब्ल्यूबीसी आ गया। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं और इसे बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। इनकी जो संख्या है वो 10,000 होती है और अवधि जो है, जो टाइम ड्यूरेशन है वो 4 दिन का होता है। प्लेटलेट्स की संख्या जो है, थ्रोम्बोसाइट, इनकी संख्या होती है भैया 2 लाख और इनकी अवधि है 7 दिन। और इनको मारने वाला कौन होता है भैया? इनको मारने वाला होता है
लाइसोसोम, लाइसोसोम को आपने 9th में पढ़ा होगा। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। वो जिस थैली में रहता है उसी थैली में रहने वाले कोशिकांगों को नष्ट कर देता है। गाल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सब को नष्ट करने का काम करता है लाइसोसोम। जब वो सही से कार्य नहीं करते हैं, ठीक उसी प्रकार से जब हमारे शरीर में आरबीसी और प्लेटलेट्स सही से काम नहीं करते हैं तो लाइसोसोम उन्हें मारने का काम करते हैं। तो इतनी सारी बात तो हो गई। ये ब्लड के 2 भाग हो गए। आपने इतना समझा कि भैया प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन होता है और ये ब्लड को गाढ़ा रखते हैं। इनकी कमी से रक्त पतला और हल्का पीला हो जाता है। तो ये प्रोटीन है। और उसके बाद यहाँ रुधिराणु पढ़ लेते हैं। रुधिराणु के 3 भाग, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हमने बताया कि डेंगू की बीमारी में भैया इनकी कमी आ जाती है, संख्या घट जाती है, 30-40 हजार हो जाती है। तो वहां पे क्या होता है, आदमी सुस्त हो जाता है। अभी बताएंगे आपको कि कैसे कम हो जाती है। अच्छा, ये इतनी बात हो गई। प्लीहा मार देता है, इनको लाइसोसोम मार देते हैं। इस तरह से सारी बातें हो गई। अब हम कार्य पढ़ते हैं कि जो रुधिर है, जो ब्लड है, हम इतनी देर से, कल से पार्ट 1 पढ़ा हमने, पार्ट 2 पढ़ा, तो कैसे इनका कार्य क्या है। तो भैया देखते हैं। पहला कार्य लिखा है ब्लड का ताप नियंत्रण का, टेम्परेचर नियंत्रण का। देखिए, जब तक कोई व्यक्ति जीवित रहता है, ताप नियंत्रण क्या है, जो शरीर का तापमान नियंत्रित करे, वही ताप नियंत्रण है। और वो करने का कार्य कौन करता है भैया, हमारा ब्लड करता है। कैसे करता है, देखो, जब तक कोई व्यक्ति जीवित रहता है, तब तक उसका शरीर गर्म होता है और उसके शरीर में जो भी अनावश्यक पदार्थ, मतलब कि कह सकते हैं जो परपोषी जीव होते हैं, जो हमारे शरीर पर रह करके भोजन प्राप्त करते हैं, ब्लड चूसते हैं, जैसे जूं हो गया, जानवरों में खटमल हो गए, ये सारे जीवित जीव के शरीर पर ही रहते हैं और उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो फिर ये नष्ट हो जाते हैं। हाँ, तो दोस्तों हम कह रहे थे कार्य ताप नियंत्रण। हमने क्या बताया, जो जब कोई व्यक्ति जीवित रहता है, चाहे वो जीव हो चाहे व्यक्ति हो, तो उसमें जो परपोषी जीव होते हैं, जो हमारे शरीर पर रह करके भोजन प्राप्त करते हैं, वो तब तक रहते हैं जब तक हम जीवित हैं, हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित है, टेम्परेचर गर्म है, तब तक रहते हैं। जैसे ही मृत्यु होती है वो शरीर छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता हो जाता है कि अब शरीर में भोजन के लिए कुछ भी बचा हुआ नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन का आदान प्रदान नहीं होता है, ब्लड जम जाता है और हमारा शरीर ठंडा हो जाता है। तो ताप नियंत्रण हो गया। दूसरी बात, पोषक पदार्थों का परिवहन। अब आप बोलेंगे पोषक पदार्थों का ब्लड कैसे परिवहन करता है, तो भैया जो हम भोजन करते हैं उस भोजन का पाचन होता है। अच्छा, पाचन क्या होता है, तो बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम डीपली पढ़ते जाते हैं कि चीज में तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो पाचन को समझते हैं, भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है भैया, पाचन कहलाती है। जो हम भोजन, दाल चावल सब्जी रोटी जो भी खाते हैं वो जटिल होते हैं भाई। तो सब्जी चावल रोटी, उसको फिर हम दांतों के द्वारा कुचलते हैं, राल निकलती है लाल ग्रंथियों द्वारा, और फिर भोजन लचीला होता है। इस तरह से पाचन की क्रिया वो पाचन तंत्र में पढ़ेंगे। अभी इसमें आएगा, हाई स्कूल में है आपकी चैप्टर जैव विकास, जैव प्रक्रम चैप्टर है, उसमें आपको पाचन तंत्र पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर ये समझना है कि पाचन क्या है। तो भैया पाचन की जब क्रिया पूरी हो जाती है, भोजन के जटिल अणु जो हैं वो सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, तब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं और ग्लूकोज से ऊर्जा बनती है और ऊर्जा हमारे रुधिर से होकर के शरीर के विभिन्न अंग तंत्रों तक पहुंचती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ब्लड एक प्रकार से पोषक पदार्थों के परिवहन का कार्य करता है। तो आगे देखते हैं, आगे क्या है भैया, गैसों का परिवहन है। तो गैसों के परिवहन में भी सहायक होता है हमारा ब्लड। गैसों का परिवहन करता है, ऑक्सीजन और CO2 गैस का आदान प्रदान करने का काम करता है। परिवहन को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। आपने देखा होगा बसों में लिखा रहता है उत्तर प्रदेश परिवहन। परिवहन का मतलब होता है किसी भी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। जिस प्रकार जो बसें हैं वो यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से परिवहन होता है। इसीलिए लिखा रहता है उत्तर प्रदेश परिवहन, क्योंकि वो यात्रियों को ले जाते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं से यात्री लखनऊ से उठाया दिल्ली के लिए, तो दिल्ली के लिए उठाया भैया, तो ये क्या हो गया, एक स्थान से यात्रियों को छोड़ा कहाँ, दिल्ली जा करके लखनऊ से।
तो यही क्या है, परिवहन है। तो परिवहन आपकी समझ में आ गया हो गया। आगे बढ़ते हैं। उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन हमारे शरीर में। अच्छा, उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन क्या है? शरीर में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। और उत्सर्जी पदार्थों के परिवहन में भी हमारा जो ब्लड है वो सहायक होता है। अब देखिए, ब्लड की बात है तो हम ब्लड प्रेशर के विषय में जानते हैं। देखो यहाँ पे हमने लिख रखा है बीपी। आपने देखा होगा, गाँव में सुना होगा, लोग कहते हैं हमारे दादा की बीपी बढ़ गई थी। सांस के जो मरीज होते हैं उनमें अक्सर ब्लड प्रेशर, बीपी उसे क्या बोलते हैं? बी का मतलब ब्लड और पी का मतलब प्रेशर। ब्लड प्रेशर बढ़ना घटना, या आपने आमतौर पर गाँव में सुना होगा, घरों में अपने सुना होगा कि बीपी बढ़ गई थी, बीपी नॉर्मल हो गई थी। तो यहाँ पर लिखा है 120/80। जो ब्लड जाने की रफ्तार होती है वो 120 होती है। आपने देखा होगा, जब मशीन लगा करके ब्लड डॉक्टर चेक करते हैं, स्पीड चेक करते हैं, तो वो 120 तक पारा ऊपर जाएगा और 80 से 80 तक नीचे आएगा। 120 से ऊपर है तो ब्लड प्रेशर हाई है और 80 से कम है तो ब्लड प्रेशर लो है। इस तरह से हम बीपी चेक कर लेते हैं, ब्लड प्रेशर। अच्छा, ब्लड प्रेशर बढ़ता कैसे है? जैसे मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं, अचानक रात में रस्सी पड़ी हुई है रास्ते में, आपने देखा, आपको लगा सांप है, अचानक से डर गए, उतनी समय आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ गई। ये तो नॉर्मल सामान्य तौर पर बीपी बढ़ती कैसे, घटती कैसे, तो बीपी बढ़ने का तरीका हो गया। और दूसरी चीज, मान लीजिए आप क्लास में परीक्षा दे रहे हैं और अचानक से कहीं से आप नकल लेके आए हो, जांच आ गई, चेक करने वाले एग्जामिनर आ गए कि अब जांच चेक होगी कौन नकल लेके आया है, तो आप नकल लेके आए हैं तो आपका ऑटोमेटिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। बात समझ में कि ब्लड प्रेशर बढ़ता कैसे? अचानक ऐसी चीजों को देख लें जिससे डर महसूस हो तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। मान लीजिए कोई माता राम थी और वो गई आंख खुलवाने के लिए, गाँव में कैंप लगते हैं, आपने देखा होगा। अब कैंप लगवाने कैंप में पहुंची, वहां पर अपना फार्म भर दिया, 500 रुपये जमा कर दिया। अब डॉक्टर आए, लेके गए वहां लखनऊ जांच करने के लिए। अब वो माता राम बैठी हैं, देख रही हैं कितने लोग निकल रहे हैं, किसी के हाथ में पट्टी बंधी है। अब कोई आके ये दादी से बता दे कि दादी आंख ऐसे निकाली जाती है, फिर ऊपर चिमटी लगाई जाती है, आंखें बाहर निकाल ली जाती है, दादी तो घबरा जाएंगी। तो उतनी समय जब दादी का नंबर आएगा ब्लड जांच के लिए कि आंखें खोल दे दादी जी की, लेंस पड़ जाए, तो उतनी समय जब ब्लड प्रेशर चेक किया जाएगा तो दादी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और डॉक्टर बोलेंगे दादी आप अगली बार आना, इस बार आपके जांच नहीं हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन होती है। इस वजह से बुजुर्ग लोग में आपने देखा होगा, जाते होंगे और लौट आते होंगे, उनका जो है आंख का जांच नहीं हो पाता है क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो फिर जांच डॉक्टर नहीं करते हैं। नॉर्मल होना चाहिए, तो नॉर्मल 120 से 80 के बीच में है तो ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल है। बढ़ने का तरीका बताया हमने क्या होता है। और एक चीज हमने बताया था, जो प्लेटलेट ये है, प्लेटलेट्स है, थ्रोम्बोसाइड है, ये कम पड़ जाते हैं। और किसमें? डेंगू की बीमारी में भैया, डेंगू और मलेरिया, मलेरिया की बीमारी में, डेंगू की बीमारी में प्लेटलेट्स घट जाती हैं। और जब मलेरिया नामक बीमारी होती है तो उसमें हमारा प्लीहा गड़बड़ हो जाता है, प्लीहा गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि आप जानते हैं प्लीहा को क्या बोलते हैं भैया? प्लीहा को बोलते हैं, ये प्लीहा में ब्लड स्टोर होता है और प्लीहा को ही ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। अब जब ब्लड बैंक के नाम से जानता है, प्लीहा ही गड़बड़ हो जाए तो शरीर में ब्लड की कमी हो जाएगी। और ये मलेरिया होता कैसे है? मच्छर के काटने से होता है। तो जब प्लीहा गड़बड़ हो जाएगा, ब्लड की कमी हो जाएगी तो शरीर हमारा सुस्त हो जाएगा और हम ऐसे खड़े रहेंगे। कोई बोलेगा भैया ये काम कर लो, अभी कर लेंगे, भैया ये कर लो, भैया पढ़ लो, अरे अभी पढ़ लेंगे। तो ये क्या है? ब्लड की कमी है और इसमें प्लीहा गड़बड़ हो जाता है और जिससे व्यक्ति सुस्त रहता है। डेंगू की बीमारी में तो लोग खड़े नहीं हो पाते हैं अपने पैर पर, तो लोग पकड़ के खड़े करते हैं, इतनी कमजोरी आ जाती है क्योंकि इसमें प्लेटलेट्स घट जाती हैं। प्लेटलेट्स घटने का कारण 2 लाख होती हैं और उनकी संख्या जो है 35,000, 20,000, 15,000 तक प्लेटलेट्स घट जाती है, इतनी नीचे आ जाती है। तो उसमें कमजोरी आ जाती है, व्यक्ति अपने शरीर पर स्वयं खड़ा होकर नहीं चल पाता है और फिर बुखार रहता है तो भोजन भी अच्छा नहीं लगता है, तो कहीं ना कहीं वो भी रीजन होता है। तो इस तरह से अच्छा, बहुत लोग क्या होता है, आपने देखा होगा जब बीमारी होती है, प्लेटलेट्स
घटने लगती हैं तो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ब्लड की जांच करते हैं। अब ब्लड की जब डॉक्टर जांच करते हैं तो उसमें ब्लड शीशी में निकालते हैं। अब जो गांव के लोग होते हैं, नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, तो बोलेंगे अरे डॉक्टर बहुत होशियार है। डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर ब्लड निकाल लेते हैं और ब्लड रखे रहते हैं, बाद में बढ़िया किसी को बेच देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ही तो ब्लड लगता होगा चेक करने में, बाकी ब्लड बच जाता है। दिन भर में तो 2 लीटर ब्लड इकट्ठा हो जाता होगा, ऐसा सोचते हैं। लेकिन सोचिए, अगर किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन है और उस, क्योंकि ब्लड जांच तो उन्हीं व्यक्तियों का होगा ना जो बीमार होंगे, और इन्फेक्टेड व्यक्ति है, उसे इन्फेक्शन है और उसका ब्लड किसी व्यक्ति को क्या चढ़ाया जा सकता है? नहीं चढ़ाया जा सकता है भैया, ये गलत फहमी है। ब्लड वो बेकार हो जाता है अगर मान लीजिए आपकी डॉक्टर ने जांच लिखी, ब्लड निकाला और कहा कि जाइए जांच करा के ले आइए, और वहाँ इतनी भीड़ थी, या मान लीजिए जहाँ पे जांच होती है उस दिन बंद हो, तो अगले दिन अगर जांच होगी ना तो वो ब्लड बेकार हो जाएगा, तो आप फिर से ब्लड निकालेंगे और फिर से जांच की जाएगी। ब्लड वो बचता नहीं है, उसे स्टोर करके नहीं रखा जा सकता है, वो ब्लड खराब हो जाता है। क्योंकि इन्फेक्टेड व्यक्ति का ब्लड किसी स्वस्थ व्यक्ति में चढ़ा देंगे तो वह व्यक्ति भी बीमार हो जाएगा, इसलिए वो ब्लड चढ़ाया नहीं जाता है। ये अनावश्यक बातें हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है। तो आज हमने सीखा कि ब्लड के कितने भाग होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं, किनका क्या कार्य होता है, आरबीसी क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं, प्लेटलेट्स क्या होते हैं और कार्य क्या होता है ब्लड का। और हमने क्या सीखा, इसके साथ ही हमने सीखा कि बीपी क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और पार्ट 1 भी आप देख लीजिए। मिलते हैं इसी मज़ेदार वीडियो के साथ, इसी तरह की वीडियो बनाते रहेंगे। और आपके समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, इसको कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।